कैसे हो दोस्तों। वाइज वेब 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम जो एनवीएस में मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है उसके लिए जो डोमेन नॉलेज होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, उसका एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। और इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। क्वेश्चंस तो कम ही होंगे, लेकिन आप कम क्वेश्चंस में ज़्यादा क्वेश्चन याद कर लेंगे। जैसे कि आपको 8 से 10 एमसीक्यू मिलेगा, लेकिन ये कम से कम 50 से 60 एमसीक्यू के बारे में आपका तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। केवल ऐसा नहीं है कि जो आंसर सही है उसी के बारे में जानेंगे, बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी जानेंगे और सम अदर फैक्ट्स भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से अंत तक देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सैनिटरी वेस्ट। तो सैनिटरी वेस्ट होता है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ईयरबड्स है, प्लास्टिक है, एग सेल्स है, या नन ऑफ द एबोव। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सैनिटरी वेस्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो वेस्ट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो आप मेस में काम करेंगे वहाँ अलग अलग तरह के वेस्ट निकलेंगे, वेस्ट मटेरियल, जैसे सब्जी के छिलका, खाना वगैरह, कुछ प्लास्टिक के रैपर वगैरह। तो अलग अलग तरह के वेस्ट होते हैं। तो जितने तरह के वेस्ट होते हैं उनको बारे में आपको पढ़ना है, उनका सेग्रीगेशन करना होता है, उनको छाट छाट के अलग अलग डस्टबिन में डालने होते हैं ताकि उनका रिसाइकलिंग किया जा सके। ठीक है, तो जितने तरह के वेस्ट हैं, वेस्ट मटेरियल, उनके बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि एक तो हो गया वेट वेस्ट, यानी गीला। ठीक है, तो वेट वेस्ट में आपका आ जाएगा वेजिटेबल का वेस्ट। जो वेजिटेबल्स को काटने के बाद जो छिलका उकरा बचते हैं वो आ जाएगा वेट वेस्ट में। उसके अलावा फ्रूट पिल्स, फ्रूट के छिलके वगैरह, एग सेल्स, एग जो करते हैं तो उसके छिलके, टी बैग्स, कॉफ़ी पाउडर वगैरह। ठीक है, उसी तरह से जो ड्राई वेस्ट होते हैं, जो सूखे, उनका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, रबड़, ईटीसी। उसी तरह से जो सैनिटरी वेस्ट होते हैं, सैनिटरी वेस्ट, उनके एग्जाम्पल हो जाएंगे यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स। जो सैनिटरी नैपकिन्स हो जाता है यूज करने के बाद जो फेंक देते हैं, तो वो होता है आपका सैनिटरी वेस्ट के अंदर। उसके अलावा ईयरबड्स, जो ईयरबड्स होते हैं जो कान में लगाते हैं, जैसे कि आपका कान में जैसे कुछ प्रॉब्लम हो तो ईयरबड्स वगैरह लगाते हैं, तो यूज करने के बाद वो भी वेस्ट हो जाता है, तो वो भी सैनिटरी वेस्ट के अंतर्गत आएंगे। उसी तरह से एक होता है गार्डन वेस्ट। गार्डन वेस्ट मतलब आप समझ सकते हो, यानी गार्डन, बगीचे से संबंधित। गार्डन में जो पत्तियां गिरती हैं, ब्रांच जो टूट फूट के गिरता हुआ, सूखे पत्तियां गिरती हैं, ड्राइड प्लांट्स वगैरह, ये सभी गार्डन वेस्ट के एग्जाम्पल आ जाएंगे। हजार्डस वेस्ट, हजार्डस जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो हजार्डस हाउस होल्ड वेस्ट, जो हजार्डस वेस्ट जो घर से मतलब निकलते हैं उनके बारे में। तो वो कौन से मेडिसिन, जैसे कुछ मेडिसिन हो सकते हैं, कुछ पेस्टिसाइड हो सकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, ये सारे हाउस होल्ड हजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा डिब्रीज या रबिस, तो इनके अंतर्गत डिमोलिशन वेस्ट, कहीं कोई बिल्डिंग विल्डिंग गिराया जाता है तो उसके वेस्ट निकलते हैं, पत्थर उथर, जो ईंट वगैरह, बालू, तो वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ग्लास, शीशा ग्लास टूट गया, ठीक है ना, या कुछ फर्नीचर टूट फूट हो गया, तो जो भी टूट फूट के चलते जो निर्मित होता है वो सारे डेब्रिज या रबिश के अंतर्गत आ जाएंगे। ई वेस्ट, ई वेस्ट समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इनके अंतर्गत ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट ख़राब हो गया तो उसे कहीं फेंक देते हैं, तो वो ई वेस्ट के अंतर्गत आता है। सी डी हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया जो ख़राब हो गया, बैटरी कुछ ख़राब हो गया, ये सारे ई वेस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो एग्ज़ाम में जैसे मैंने तो आपको एक बताया कि जो इनमें से कौन सा सैनिटरी वेस्ट के अंतर्गत आएगा, तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका ईयरबड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ईयरबड्स है। लेकिन आपको जो बाकी वेस्ट है, मैंने तो यहाँ ईयरबड्स का बताया, अगला अगर पूछ दे कि आपका जो जो इनमें से कौन सा ई वेस्ट का एग्जाम्पल है, 4 को दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ई वेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से आता है। उसी तरह से हजार्डस वेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से आता है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका अच्छी तैयारी हो जाएगा। अगर आपको ये नोट करना है तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं कि जो अगला जो क्वेश्चन है उसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉक्सिक वेस्ट। तो यहाँ पर ये आपको बताया कि टॉक्सिक वेस्ट कौन कौन है। तो टॉक्सिक वेस्ट का यहाँ आपको यहाँ पर देख सकते हो, पेंट है, ओल्ड मेडिसिन है, फर्टिलाइजर है, पेंट है। तो इनमें से कौन सा टॉक्सिक वेस्ट है। तो टॉक्सिक वेस्ट कौन किसको बोलते हैं ये देख लेते हैं। एक तो आपने वेस्ट का एक कैटेगराइजेशन देखा, मतलब इसको वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन।
अब दूसरा तरीका एक वेस्ट का वर्गीकरण करने यानी क्लासिफिकेशन करने का और है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनसे अपघटन हो जाता है, उनको छोटा मोटा सिंपल फॉर्म में उसको ब्रेक कर देते हैं। और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि किचन वेस्ट, जैसे कि आपके सब्जी फल छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके, फ्लावर लिव्स, गार्डन वेस्ट, ये सभी बायोडिग्रेडेबल हो गया। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपको पता होना चाहिए। और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होगा, इनको अलग से क्लासीफाई किया गया है। तो इनके में 3 में वर्गीकरण किया गया, सब कैटेगरी। तो एक हो गया रिसाइकेलेबल वेस्ट, यानी जिसकी रिसाइकलिंग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मीटर। आपने देखा होगा कि आपके गांव के आसपास जो कबाड़ी वाला है प्लास्टिक या पेपर या ग्लास वगैरह खरीदते रहते हैं, या लोहे के टूट फूट के को वस्तुएँ रहती है लोहे की, उनको भी खरीदते हैं। तो क्यों खरीदते हैं? वो खरीद के कहीं बेचते हैं और वहाँ से तो फैक्ट्री में जाता है, वहाँ रिसाइकलिंग होता है। तो ये सारे चीज़ रिसाइकेलेबल वेस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके अलावा अगला इसका है नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत है टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक, तो टॉक्सिक में क्या आ जाएगा, जैसे ओल्ड मेडिसिन आ गया, पेंट हो गया, केमिकल हो गया, बल्ब्स हो गया। जैसे बल्ब है, बल्ब आपका इसके अंतर्गत आएगा टॉक्सिक में। और ये ई वेस्ट के अंतर्गत भी आ जाएगा, ठीक है। स्प्रे कैन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ठीक है, बैटरी वगैरह, बैटरी आपका ई वेस्ट के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो ये सभी टॉक्सिक वेस्ट है। तो टॉक्सिक वेस्ट के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, आप देख लिया। सॉइल्ड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट के अंतर्गत कौन कौन आता है? हॉस्पिटल वेस्ट सच एज क्लॉथ सॉइल्ड विथ ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स। जैसे हॉस्पिटल से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, जैसे किसी का जैसे रुई वगैरह जिसमें ब्लड ब्लड लगे हों, चाहे कोई कपड़े उपड़े जिसमें खून से लथपथ हो, तो ऐसे जो वेस्ट होते हैं उसको सॉइल्ड वेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन पर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉक्सिक वेस्ट। तो यहाँ ओल्ड मेडिसिन है, ओल्ड मेडिसिन है, फर्टिलाइजर है, पेंट है, एंड पेंट हो गया, पेंट 2 बार दे दिया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो पेंट है, फर्टिलाइजर है, ओल्ड मेडिसिन है एंड पेंट है, ये सभी टॉक्सिक वेस्ट के अंतर्गत ही आ जाएंगे। आप देख सकते हो ओल्ड मेडिसिन, पेंट, ये सारी चीज़ें हैं, फर्टिलाइजर, ये सारे टॉक्सिक वेस्ट के अंतर्गत यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए, पेंट की जगह ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक कोड। जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसका कलर कोड क्या होता है? तो कलर कोड जितने भी वेस्ट होते हैं, जैसे कि आप जितने भी आपका कहीं मेस में कर काम करेंगे तो वहाँ अलग अलग डस्टबिन रहते हैं, ठीक है। तो डस्टबिन का भी कलर कोडिंग किया रहता है कि किस में आपको जो आपका जो फ्रूट्स वाला डालना है, यानी किस में आपको प्लास्टिक वाला डालना है, ठीक है, जो वेस्ट है। तो आपको पता रहेगा तब ना, नहीं तो आप किस में डालेंगे, इसलिए सभी का कलर कोडिंग किया हुआ रहता है। तो जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका कलर कोडिंग क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वेस्ट होते हैं, ग्रीन वेस्ट उनका उनमें क्या क्या आता है ग्रीन वेस्ट में? वेट एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जितने भी भींगे रहते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, सब्जियाँ, छिलके वगैरह, एंड पेपर एंड कार्डबोर्ड, पेपर एंड कार्डबोर्ड भी इसी में आ जाते हैं, ये सारे ग्रीन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन था प्लास्टिक वेस्ट, तो प्लास्टिक वेस्ट में ब्लू वाला में आएगा, इसका कलर कोडिंग ब्लू होगा। तो प्लास्टिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, और एंड जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जैसे प्लास्टिक एंड मेटल वगैरह, तो ब्लू में आ जाएंगे। ब्राउन वेस्ट में क्या आएंगे? तो ब्राउन वेस्ट में फूड वेस्ट, फूड वेस्ट फॉर कंपोस्टिंग, जो फूड का वेस्ट है जो कंपोस्टिंग के लिए यूज होता है, जिसको खाद बनाने में यूज होता है, वो ब्राउन में आ जाएंगे। और ब्लैक में जनरल मिक्स्ड वेस्ट, आप जिस वेस्ट को किसी भी कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सभी ब्लैक वेस्ट के अंतर ब्लैक कलर कोडिंग का हो जाएगा, उसमें आ जाएंगे मिक्स्ड वेस्ट में। जो कलर कोडिंग होता है उसको एक अलग तरीके से भी कैटेगराइज किया गया है, जैसे ग्रीन फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको ग्रीन कलर कोड किया जाता है। उसी तरह से ग्लास वेस्ट होते हैं, ग्लास वाला, उनको येलो, जैसे कहीं ग्लास शीशा फूट गया, जितने भी ग्लास की चीज़ें हैं तो उनका कलर कोडिंग येलो होता है, ठीक है।
ये डस्टबिन के लिए है, डस्टबिन का कलर कोडिंग है, ठीक है। उसी तरह से जो पेपर वेस्ट होते हैं उनका वाइट होता है, मेटल वेस्ट उनका ग्रे होता है, प्लास्टिक वेस्ट उनका ब्लू होता है। प्लास्टिक वेस्ट वाला को आपने ऊपर भी देखा था, ब्लू था। रेड फॉर हजार्डस वेस्ट, जितने भी हजार्डस वेस्ट होते हैं उनका रेड कलर कोडिंग होता है डस्टबिन का। कलेक्ट द वेस्ट इन कलर्ड डिस्पोजल बैग टू इंश्योर दैट द वेस्ट इज सेग्रीगेटेड करेक्टली। जितने भी जो वेस्ट हैं उनको कलर बैग्स में रखो, ठीक है ना, ताकि पता चले कि कौन सा वेस्ट है, उनको कैसे रिसाइकलिंग वगैरह किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। अब देख लो अल्टरनेटिव, ये तो आपने देख ही लिया। फुल फॉर्म ऑफ पीपीई। पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आपका प्रोटेक्शन प्राप्त करता है। कहीं भी आप काम करते हैं मेस वगैरह में, तो आपको पर्सनल खुद का प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि कहीं आप आग से न जल जाएं या कुछ तेल के आप पे पड़ ना जाए कहीं, ये सब समझ सकते हैं ना। तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। द फॉलोइंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द हैंडलिंग वेस्ट और ट्रैश। जब भी आप किस वेस्ट मटेरियल से हैंडलिंग कर रहे हैं, तो उसको निपटारा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको ग्लोव्स पहनना जरूरी होता है, ग्लोव्स दस्ताने हाथ में। फेस में मास्क बनाना होता है। गार्बेज बैग, एक गार्बेज बैग भी तब तो उसमें आप रखेंगे और उसको डस्टबिन में डालेंगे। उसके अलावा डस्टबिन, ठीक है ना, डस्टबिन में डालना है तो आप जो मेस में क्या करेंगे, एक गार्बेज बैग में डालेंगे और वहाँ से लेके डस्टबिन में डालेंगे। तो गार्बेज बैग भी होना आपके पास ज़रूरी है। एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बिफोर हैंडलिंग वेस्ट। जब आप वेस्ट को हैंडलिंग करते हैं, ठीक है ना, उसका जहाँ फेंकना है तो कहीं डस्टबिन वगैरह में डालनी है, तो उससे पहले आपको क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा। वियरिंग ग्लोव्स, आपको ग्लोव्स पहन लेना चाहिए। वियरिंग पीपी, जितने भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है उसको पहन लेना होगा। वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग वेस्ट। जो वेस्ट मटेरियल है उसको निपटारा करने के बाद आपको हाथ धो लेना चाहिए अच्छे से साबुन वगैरह से, ताकि जो भोजन है उसमें कॉन्टामिनेशन नहीं हो, क्रॉस कॉन्टामिनेशन। क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसमें बहुत से बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, तो उससे खाना में ये बैक्टीरिया वगैरह जा सकते हैं। इसलिए आपको फेंकने के बाद अच्छे से धोना चाहिए। नेवर ओवरफिल वेस्ट बैग्स। जो वेस्ट बैग है, जैसे कि आप मेस वगैरह में वेस्ट बैग रखेंगे जिसमें कचड़े वगैरह डालेंगे, तो उसको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो तक होने दो। अगर ओवरफ्लो हो जाएगा तो आप डस्टबिन में फेंकने जाएंगे तब तो रास्ते में कुछ गिर सकते हैं, इसलिए ओवरफ्लो तक नहीं, ओवरफिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज की फैक्टर्स फॉर ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स या जर्म। आप देखते हैं कि मेस वगैरह में कहीं 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 मकड़ी लग जाती हैं, तो कहीं तेलचट्टे लग जाते हैं, तो कहीं कहीं मक्खी भिन आते रहते हैं, कहीं चींटी आते रहते हैं। तो उसका क्या कारण होता है? तो उसका बहुत सारा कारण होता है दोस्तों, जैसे राइट टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, फूड होता है, शेल्टर होता है। अगर अब जहाँ है वहाँ सही उनके पनपने का अच्छा टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर रिक्वायर है अगर वो है तब भी वो पनप सकते हैं। ह्यूमिडिटी, जहाँ ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर भी ये सब इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जन्मने लगते हैं। फूड, अगर कहीं अब भोजन गिर गया है, जैसे कहीं गिर गया, चीनी गिर गया है या कुछ भी गिर गया है, चावल वगैरह पक्का दाल वगैरह गिर गया है, तो उसे साफ़ कर दें। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो चींटी वगैरह लान के वहाँ पर झुंड लगा देगी, मक्खियाँ उस पर बैठने लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें होती है। शेल्टर, अगर कोई ठंडी जगह रहती है उनके जो, तो उसके लिए भी वो आ जाते हैं। तो आप कहीं भी जो भोजन वोजन है उसको ढक के रखें, ढक के अगर रखेंगे तो फिर ये नहीं आएंगे, ठीक है। इंसेक्ट और पेस्ट, जो इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े, इंटर बिल्डिंग सीकिंग फूड, वो भोजन की तलाश में घुसते हैं। शेल्टर, तो अगर भोजन आप इधर उधर बिखरेंगे नहीं, ढक के रखेंगे, तो उनको मिलेगा नहीं और फिर वो आएंगे भी नहीं, ठीक है। शेल्टर और सराउंडिंग हैविंग द राइट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ग्रो एंड ब्रीड। तो उनको अगर कहीं उनको पनपने का, अगर कहीं पानी वगैरह गिरा के रखे हैं, तो पानी में तो आपको पता है मच्छर आ जाते हैं, तो अपने आसपास कहीं पानी वगैरह गिरा के नहीं रखें, ठीक है। The key to successful pest control is eliminating one or more of these conductive factors. तो अगर आप चाहते हैं कि जो जर्म्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, नहीं आए मेस वगैरह में, तो आपको जो ये फैक्टर्स हैं तो उनको एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। जैसे कि अपने आसपास पानी ना गिरा के रखें ताकि मच्छर वगैरह ना पनपें। जो भोजन, अगर कहीं खाना गिर गया है, खाना वगैरह टेबल वगैरह पर, चाहे कहीं मेस में, तो उसे साफ़ कर दें। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो मक्खियाँ बैठने लगेगी। चीनी वगैरह गिर गया है तो उसे भी हटा दें, नहीं तो चींटी आ जाएगी, ठीक है।
तो ये सारे हटा के रखेंगे तो जो भी इंसेक्ट या पेस्ट है वो नहीं पनपेंगे, ठीक है। और जो भी मेस वगैरह में अगर मकड़ी वगैरह लग जाते हैं तो उसे समय समय पर सफाई करते रहेंगे। सैनिटेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्रोल। तो जो साफ़ सफाई है, अगर आप अच्छा साफ़ सफाई रखेंगे तो कीड़े मकोड़े पर कंट्रोल पाया जा सकता है। सक्सेसफुल पेस्ट कंट्रोल शुड बिगिन विद गुड क्लीनिंग प्रैक्टिस। अगर अच्छा क्लीनिंग प्रैक्टिस रखेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे तो जो इस कीड़े मकोड़े हैं नहीं पनपेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पेस्ट। तो जो कीड़े मकोड़े हैं, जो पेस्ट हैं, उनका एग्जाम्पल कौन कौन है। जैसे फ्लाई हो गया, एंट हो गया, रैट हो गया, कॉकरोच हो गया। तो ये जितने भी हैं सारे पेस्ट का एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो पेस्ट है, इंसेक्ट सच एज फ्लाइज यानी मक्खी हो गया, कॉकरोच हो गया, तेलचट्टा, सिल्वर फिश, फ्लीज, एंट्स एंड बेड बग्स। ये जितने भी हैं ये सारे पेस्ट के एग्जाम्पल हैं। बर्मिंग, बर्मिंग में आ जाते हैं माइस, रैट एंड पोशुम्स। ये सारे भी इंसेक्ट पेस्ट के एग्जाम्पल हैं। वाई वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड। वेंटिलेशन आपको पता है कि मेस वगैरह में वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे खाना बनते हैं तो गैस वगैरह, आपको तेल जब जलता है तो गैस वगैरह बन जाते हैं, चाहे बहुत सारा गैस बन जाता है और एयर का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आग जलती रहती है ना, तो इसलिए ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, तो इसलिए वेंटिलेशन रिक्वायर होता है। तो देख लेते हैं कि क्या रीज़न है। टू रिमूव और डाइल्यूट एयरबोर्न कॉन्टामिनेंट्स, जो एयरबोर्न कॉन्टामिनेंट्स होते हैं उनको हटाने के लिए। टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी विद इन ए एक्सेप्टेबल रेंज। तो कमरे का जो मेस का टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को एक एक्सेप्टेबल रेंज में मेंटेन रखने के लिए, ताकि आप अच्छे से वहाँ रहें। उसके अलावा टू प्रोवाइड फ्रेश एंड क्लीन एयर विच वुड मेंटेन द रूम टेम्परेचर एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट। तो जो वहाँ पर जहाँ काम करते हैं, डाइनिंग क्या बोलते हैं उसको, किचन, वहाँ पर फ्रेश एंड साफ हवा मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, एंड अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप आराम से काम करें। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। ये वेंटिलेशन सिस्टम इज नीडेड टू प्रोवाइड प्रॉपर फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अच्छा वहाँ पर उपलब्धता हो, एंड रिमूव द स्टेल एंड इम्प्योर गैस, जो अशुद्ध गैसें हैं, इम्प्योर गैसें, उसको हटाना एंड शुद्ध गैसें लाना। हीट, डस्ट, ETC, जितने भी हीट है, गर्मी को बाहर निकालना, ठीक है, और ठंडी हवा बाहर लाना, ऑक्सीजन वाली हवा बाहर लाना। इट आल्सो नीडेड टू रिमूव कॉन्टामिनेंट्स सच एज स्मोक, लाइन पार्टिकल, CO2। तो वहाँ पर जो CO2 गैस है, धुएँ हैं, उनको भी बाहर निकालने के लिए, ठीक है। टाइप ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन कितने तरह का होता है। तो जनरल वेंटिलेशन, तो जनरल वेंटिलेशन जो होता है उसमें उसका क्या पर्पस होता है। तो रिमूवल ऑफ स्टेल एंड ओल्ड एयर, जो 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 प्रदूषित हवा है, जैसे कि वहाँ पर क्या होता है, गर्म हवा रहती है, एंड जो वही बार बार आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ऐसी हवा को बाहर निकालना। फ्रॉम और द सप्लाई ऑफ एयर टू द जनरल एरिया। तो वहाँ से जो जो जनरल वेंटिलेशन में, तो वहाँ से जो हवा रहती है उसको बाहर निकालना और ताज़ी हवा अंदर लाना, ये काम होता है। और जो डाइल्यूटेड वेंटिलेशन होता है उसका सप्लाई ऑफ आउटसाइड एयर टू रिड्यूस एयरबोर्न कॉन्टामिनेट्स इन द स्पेस। तो इसमें क्या होता है, डाइल्यूटेड एयरप्लेन में सप्लाई ऑफ आउटसाइड एयर, बाहर से हवा अंदर भेजना, टू रिड्यूस एयरबोर्न कॉन्टामिनेंट्स इन द प्लेस। जनरल का क्या होता है कि रिमूवल ऑफ स्टेल एंड ओल्ड एयर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ एयर टू जनरल, मतलब यहाँ से हटाया भी जाता है और बाहर से अंदर भी भेजा जाता है, लेकिन जो डाइल्यूटेड है उसमें बाहर से भेजा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं जनरल जो वेंटिलेशन होता है उसका डिजाइन कैसा होता है। तो गुड एयर फ्लो इज वेरी नेसेसरी। जनरल वेंटिलेशन में अच्छा जो एयर का फ्लो है, बाहर से अंदर आए और अंदर से बाहर जाए, वो बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर वेंटिलेशन कैन मेंटेन द फ्रेशनेस ऑफ एयर का फ्रेशनेस को मेंटेन करता है, प्रिवेंट एकुमुलेशन ऑफ हीट एंड कंट्रोल द लेवल ऑफ एयरबोर्न कॉन्टामिनेंट। तो इससे हीट का जो कंट्रोल करता है, नहीं तो अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो जो भी आपका मेस है बहुत गर्म हो जाएगा और सफोकेट होने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हाइयर देन 1000 ppm इंडिकेट्स द
इनसफिशियंसी ऑफ इंडोर वेंटिलेशन। अगर 1000 ppm से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो गया है तो इससे पता चलता है कि आपका वेंटिलेशन सही नहीं है, यानी 1000 ppm से कम है तो फिर ठीक है। द लोकेशन ऑफ फ्रेश एयर पॉइंट्स शुड बी केयरफुली डिजाइन टू प्रिवेंट द इनटेक ऑफ कॉन्टामिनेटेड एयर। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ जो आपका है 20 से 26 डिग्री ही रहना चाहिए। 20 से 26 डिग्री अगर नहीं है तो समझो कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। और ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी कितना रहना चाहिए, आर्द्रता 40 से 70%। मिनिमाइज द ब्लॉकेज ऑफ एयर फ्लो फ्रॉम द सप्लाई रजिस्टर। ये आप देख लेना। हाउ डज क्रॉस कंटामिनेशन ओकर। क्रॉस कंटामिनेशन होता है एक से दूसरे में, जो कंटामिनेशन होता है, जो बैक्टीरिया का फ्लो होता है वो कैसे होता है। फूड टू फूड होता है, पीपल टू फूड, एक फूड से दूसरे फूड में। उसके अलावा पीपल टू पीपल, एक पीपल से भोजन में, पीपल टू फूड। एंड इक्विपमेंट टू फूड, कुछ जो इक्विपमेंट होता है, मशीन वगैरह जिससे खाना वगैरह बनाने में यूज होता है, उससे फूड में। तो ऑल ऑफ द वो सभी इनमें से जो भी रीजन है सभी सही है। फूड टू फूड कैसे होता है, जैसे कि बैक्टीरिया ट्रांसफर फ्रॉम अदर फूड रिजल्ट्स इन क्रॉस कंटामिनेशन। एक फूड से दूसरे फूड में ट्रांसफर हो गया। द प्रॉब्लम इराइजेज व्हेन रॉ फूड, जो कच्चे खाने होते हैं, कम्स इनटू कांटेक्ट विद कुक्ड फूड। जो कच्चे खाना है वो जो पके हुए भोजन के कांटेक्ट में आता है तब हो जाता है। सम एग्जांपल ऑफ फूड टू फूड कंटामिनेशन आर एज फॉलो। प्लेसिंग मीट ऑन द टॉप शेल्फ एंड वेजिटेबल ऑन द लोअर शेल्फ इज ए बैड प्रैक्टिस एंड ड्रिपिंग फ्रॉम रॉ मीट इनटू द वेजिटेबल। तो इससे क्या हो जाता है, जो रॉ मीट होते हैं उससे वेजिटेबल में कंटामिनेशन हो जाता है। पीपल टू फूड, लोगों से भोजन में कैसे कंटामिनेशन होता है। टचिंग कैन ऑल्सो बी ए सोर्स ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन टू फूड। जैसा कि आप देखते हैं कि कहीं खाना वगैरह रखा होता है, बहुत सारे लोग छू रहे हैं, जैसे उससे दूसरे लोग खा रहे हैं। अगर पहला आदमी की बीमारी है तो उसे जो बैक्टीरिया है क्या होगा, फूड में चला जाएगा, और दूसरा आदमी खाएगा तो फूड से उसमें चला जाएगा, ठीक है ना। हैंडलिंग फूड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, अगर टॉयलेट में आकर अगर आप अच्छे से हाथ बिना धोए फूड को टच करने लगे और उसे हैंडल करने लगे तो उससे भी हो जाता है। हैंडलिंग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड विथ द सेम हैंड, अगर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड को दोनों के सेम ही हैंड से आप हैंडल कर रहे हैं तो उसे भी क्रॉस कंटामिनेशन हो जाता है। इक्विपमेंट्स टू फूड, इक्विपमेंट से फूड में कैसे होता है, तो क्रॉस कंटामिनेशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस व्हेन किचन इक्विपमेंट्स आर एंड यूटेंसिल्स, जितने भी किचन में इक्विपमेंट्स होते हैं, बस बर्तन होते हैं, कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ फूड। दिस हैपन स्पेशली व्हेन द इक्विपमेंट्स इज नॉट प्रॉपरली क्लीन, अगर कोई वस्तु अच्छे से साफ नहीं किया गया उसमें भोजन रख देते हैं तो जो वस्तु है यानी जो बर्तन है, बर्तन से जो खाना है उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। एग्जाम्पल, स्टोरिंग सॉस इन एन अनक्लीन कंटेनर, अगर सॉस है, चटनी है, उसे किसी गंदे बर्तन में रख दोगे तो बर्तन से सॉस में भी आपका कंटामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रिवेंटिंग क्रॉस कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन है उसको कैसे प्रिवेंट करें, कैसे रोकें। तो व्हेन रेफ्रिजरेटिंग फूड, जब फ्रिज को में फूड को रेफ्रिजरेटिंग कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो फूड मटेरियल कंटेनिंग जूस शुड बी प्लेस्ड इन कंटेनर और इन सील्ड प्लास्टिक बैग्स, सील्ड प्लास्टिक बैग में रखो या किसी बर्तन में रखो। टू प्रिवेंट ड्रिबलिंग ऑन अदर फूड आइटम, ताकि वो ऐसा नहीं है कि उसे दूसरे फूड आइटम में वो फैल जाए। रॉ जूस ऑफन कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया, जो कच्चे जूस होते हैं उनमें अक्सर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। स्टोर एग्स इन देयर ओरिजिनल कार्टन एंड रेफ्रिजरेट एज सुन एज पॉसिबल। व्हेन प्रिपेयरिंग फूड, जब खाना बना रहे हैं तब क्या ध्यान रखना चाहिए। वॉश हैंड एंड टेबल का जो टॉप सरफेस होता है रेगुलरली आफ्टर स्टार्टिंग और फिनिशिंग वर्क, जब भी स्टार्ट कर रहे हैं या फिनिश कर रहे हैं उससे पहले आप हाथ धो लीजिए, और जो टेबल वगैरह पर काट रहे हैं सब्जियां वगैरह उसे भी अच्छे से धो लीजिए, यूज करने से पहले भी यूज करने के बाद भी। वॉश हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड, जब भी फूड को हैंडल कर रहे हैं, जब फूड को टच कर रहे हैं, उसे किसी को खिला रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो उससे सर्व करने से पहले भी धो लेना है और सर्व करने के बाद भी अच्छे से धो लेना है, ठीक है ना। वॉश हैंड्स विथ सोप एंड वार्म वाटर आफ्टर यूजिंग द बाथरूम, क्लीनिंग डाइपर्स और हैंडलिंग पेट्स, को भी पालतू जानवर हैं उनको खाना खिला रहे हैं उसके बाद अच्छे से धो लें, या डाइपर्स वगैरह चेंज कर रहे हैं उसके बाद भी, या क्या होता है कि कभी बाथरूम से आप आ रहे हैं तो उसके बाद भी अच्छे से गर्म हल्का सुसुम पानी से और साबुन से हाथ को धो लें, ठीक है।
तो ये सब आप करेंगे तो आपका क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।